नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफ साइंस क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक रोग है जिसे हम ब्लीडर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता रहता है। यह एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया को लिंग संलग्न रोग भी कहते हैं क्योंकि ये जो रोग है इसका जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। तो इस वीडियो में हम हीमोफीलिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये यूपी बोर्ड परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है। इस वीडियो में हम हीमोफीलिया के लक्षण, उनके कारण और उनकी वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है, या इसको विकार या दोष भी कह सकते हैं। कैसा रोग है? ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए, साधारणतः क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसमें कहीं भी चोट लग जाएगा, कहीं थोड़ा सा कट जाएगा, या कभी ऑपरेशन में चीरा लगाते हैं, या गिरने पर थोड़ी सी खरोच आ जाती है, या आंतरिक रूप से भी किसी प्रकार का चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो रक्त का स्राव होने लगता है। और यह रक्त का स्राव 2 से 8 मिनट में बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि 2 से 8 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, और थक्का बनने से रक्त का जो बहना वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर वही पर्सन नॉर्मल ना होकर के उसमें हीमोफीलिया बीमारी है, हीमोफीलिया रोग है, तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त का स्रावण होता रहेगा। ठीक है। देखिए, जो रक्त का थक्का बनता है उस थक्के को बनाने के लिए कुछ कारक, कुछ फैक्टर होते हैं। और कितने फैक्टर होते हैं? इनकी संख्या होती है 13। ये 13 कारक होते हैं और इनको कहते हैं रक्त स्कंदन कारक, यानी ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, रक्त का स्कंदन करने वाले, जमाने वाले कारक। इन कारकों को जो इनका नंबरिंग की जाती है, इनको हम रोमन अंकों में लिखते हैं। ठीक है। जिस तरीके का रोमन अंक होता है, रोमन अंकों में इसको 1 2 3 4 हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 3 कारक दिए हुए हैं। देखिए, ये जो है फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 प्रोएसिलेरिन, फैक्टर 6 एसिलेरिन। ठीक है। फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन, यहाँ पर प्रो कन्वर्टिन है, ये सी एक्स्ट्रा हो गया है। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 है हेगमैन फैक्टर, और फैक्टर 13 है लकी लैरेंट फैक्टर। ये 13 फैक्टर होते हैं जो रक्त के स्कंदन में मदद करते हैं। रक्त के स्कंदन में एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो यही फैक्टर आपस में प्रतिक्रिया करके रक्त के स्कंदन करने के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। अगर इन्हीं में से किसी फैक्टर की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है उसमें इन्हीं फैक्टर की कमी हो जाती है, इसलिए रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए, जो फैक्टर हैं ये 13 प्रकार के फैक्टर हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर कम हो जाने से रक्त का थक्का नहीं जमेगा और किस प्रकार की हीमोफीलिया होगी। देखिए, अगर व्यक्ति में फैक्टर 8 की कमी है, ठीक है, फैक्टर 8 क्या है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी है तो जो व्यक्ति है उसमें हीमोफीलिया ए होगा। ठीक है। अगर फैक्टर 9 की कमी है, मतलब क्रिसमस फैक्टर की कमी है, तो उसमें हीमोफीलिया बी होगा। ये जो हीमोफीलिया बी है, ये जो यूरोपियन कंट्री में महारानी थी एलिजाबेथ में यही हीमोफीलिया था बी प्रकार का। ठीक है। अगर फैक्टर 11 की कमी है, मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट की कमी है, तो हीमोफीलिया सी होगा। और एक विशेष प्रकार का हीमोफीलिया है पैरा हीमोफीलिया। ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, कम लोगों को होता है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों में समान रूप से होता है। ये फैक्टर 5 की कमी से होता है, प्रोएसिलेरिन की कमी से। ठीक है। अब देखिए, जो फैक्टर होते हैं इनकी कमी कब होती है? कमी इनकी 2 प्रकार से हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है और जन्म से पहले, मतलब कि ये माता पिता से भी इनको प्राप्त हो सकता है।
जब इन फैक्टर की कमी जन्म के बाद होगी तब जो हीमोफीलिया होगा व्यक्ति में वो हीमोफीलिया कहलाएगा, उपार्जित हीमोफीलिया। ठीक है, एक्वायर्ड किया गया, जन्म के बाद उसमें हीमोफीलिया आया तो उसको उपार्जित कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 इसकी कमी हो जाती है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हीमोफीलिया हो जाता है। जन्म के पश्चात हो रहा है तो इसे उपार्जित कहेंगे। एक जन्मजात हीमोफीलिया होता है, मतलब जब चाइल्ड का बर्थ होता है उस समय उसको हीमोफीलिया पहले से ही रहता है, मतलब उसको कहाँ से मिलता है, अपने माता पिता से वो हीमोफीलिया प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के रोग जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हों उनको आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो चूंकि ये हीमोफीलिया है तो ऐसी हीमोफीलिया यानी जन्मजात हीमोफीलिया आनुवांशिक हीमोफीलिया कहलाएगी। जो आनुवांशिक हीमोफीलिया है ये किसी मिनरल डिफिशिएंसी, विटामिन्स, प्रोटीन इनकी कमी से नहीं होता, बल्कि जीन में दोष के कारण होता है। जीन में किसी भी प्रकार की कमी हो जाती है या कोई डिफेक्टेड जीन होती है उसके कारण होता है। ठीक है, तो जो आनुवांशिक हीमोफीलिया है, ये जेनेटिक हीमोफीलिया, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। देखिए, एक जीन के दो एलील होते हैं, जैसे मेंडल के नियम में पढ़ा होगा कि लंबे पौधे और बौने पौधे। तो लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे पौधे, तो इसके दो एलील हैं। ठीक है, या जो अशुद्ध लंबे पौधे होते हैं इसके दो एलील होते हैं। तो इसमें एक प्रभावी एलील हो गया और दूसरा अप्रभावी एलील हो गया। तो ये जो अप्रभावी एलील है, ठीक है, ये अप्रभावी जीन कहलाएगा। इसी प्रकार का एक जीन होता है जो हीमोफीलिया काज करता है। ठीक है, यहाँ ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो भी अप्रभावी जीन होते हैं, जो भी रिसेसिव जीन होते हैं, ये अपना प्रभाव तभी दिखाते हैं जब ये जोड़े में होंगे, मतलब दोनों गुणसूत्र पर होंगे। अब मान लो कि ये गुणसूत्र है एक्स एक्स, तो अगर हीमोफीलिया का जीन एच है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, लेकिन दोनों पे है तो ये पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा और अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो जीन है किस प्रकार का है, अप्रभावी जीन है। कहाँ पाया जाता है, एक्स लिंग गुणसूत्रों पर पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ पाया जाता है, एक्स लिंग गुणसूत्रों पर। ठीक है, देखिए ह्यूमन में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है दैहिक गुणसूत्र या जिसको सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। दैहिक गुणसूत्र, इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी और इनको ए से डिनोट करते हैं। तो 22 ए, ये 22 जोड़ी हो गए। दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र होता है, लैंगिक गुणसूत्र। इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। इसकी संख्या होती है 2, मतलब एक जोड़ी। तो पुरुषों में इसे एक्स वाई से और महिलाओं में एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब ये स्त्री है और एक्स वाई है तो इसका मतलब ये पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीमोफीलिया का जीन है, अप्रभावी जीन है, वो एक्स लिंग गुणसूत्र पर होगा। ठीक है, देखिए जो पुरुष के लिंग गुणसूत्र हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स वाई से। स्त्री के लिंग गुणसूत्र को एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि कहाँ जीन होगा और पुरुष और स्त्री किस प्रकार से इससे प्रभावित होंगे। देखिए अगर पुरुष में एक्स वाई, चूँकि एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, इस पर कोई जीन नहीं है तो ऐसा पुरुष क्या होगा, सामान्य पुरुष होगा। देखिए एक्स वाई बिल्कुल ठीक है, ये सामान्य पुरुष है। लेकिन अगर इसी पुरुष के एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन उपस्थित है, चूंकि हीमोफीलिया का जीन है इसलिए हम एच से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर एक्स पर एच जीन उपस्थित है, जैसे देखा गया एक्स पे एच जीन है और वाई पे कुछ नहीं है, तो ऐसा पुरुष किस प्रकार का होगा, ये रोगी प्रकार का होगा, मतलब इसमें हीमोफीलिया का जो रोग होगा वो होगा। ठीक है, तो पुरुषों में क्या होता है कि अगर एक्स गुणसूत्र पर जीन है तो वो हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष होगा। इसी प्रकार से स्त्रियों में देखते हैं, अगर स्त्रियों में कोई क्रोमोसोम नहीं है, मतलब कोई जीन नहीं है, तो सामान्य स्त्री होगी एक्स एक्स। लेकिन अगर उसके एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन है, मतलब इस टाइप का है, तो वो स्त्री रोगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अप्रभावी जीन अपना लक्षण कब प्रकट करता है, जब वो जोड़े में होता है। पुरुष में इसलिए प्रकट किया क्योंकि पुरुष में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था। ठीक है,
तो ये स्त्री रोगी ना होकर के वाहक होगी। वाहक मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हीमोफीलिया का जीन तो होगा लेकिन लक्षण प्रकट नहीं होगा। ठीक है, ये रोगी किस कंडीशन में होगी? जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा, यानी एक्स पे एच और इस पे भी एच, इस कंडीशन में होगा तो ये स्त्री रोगी होगी। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो हीमोफीलिया की जो वंशागति है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो स्त्री रोगी होगी, एक क्रोमोसोम पे होगा जीन तो स्त्री वाहक होगी, किसी पे नहीं होगा तो सामान्य होगी, पुरुष में एक क्रोमोसोम पे होगा तो पुरुष रोगी होगा और किसी पे नहीं होगा तो ये पुरुष सामान्य होगा। इसकी वंशागत इसी वीडियो के हम आखिर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कुछ डिटेल नोट्स लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर में रुधिर के जमने अर्थात स्कंदन की क्षमता कम या समाप्त हो जाती है और थोड़ा सा भी चोट या खरोच लगने पर लगातार रक्तस्राव होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का किस आधार पे? फैक्टर्स की कमी के आधार पे, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ठीक है, एक और हीमोफीलिया है पैरा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया ए क्या होता है? हमने बताया था फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। ठीक है, फैक्टर 8 कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। और इनका जो रेशियो होता है वो 5000 से 10,000 व्यक्तियों में एक होता है, मतलब 5 से 10,000 व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति इस हीमोफीलिया से ग्रसित हो सकता है। हीमोफीलिया बी क्या है? ये फैक्टर 9 की कमी से, मतलब क्रिसमस फैक्टर की कमी से होता है। ये 40,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की संभावना होती है। ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी उनको हीमोफीलिया था। अभी हमने बताया हीमोफीलिया माता पिता से बच्चों में जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की माता पिता में ए जीन नहीं था। ये कैसे हुआ? इनके जो जीन से उनमें उत्परिवर्तन द्वारा इनको हीमोफीलिया हुआ था। ठीक है, देखिए तीसरा हीमोफीलिया का है, हीमोफीलिया सी है। हीमोफीलिया सी में क्या होता है? फैक्टर 11 की कमी हो जाती है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट की कमी हो जाती है। ठीक है, और ये जीन जो होता है ये ऑटोसोमल जीन के कारण होता है। इसी प्रकार से देखो, इसको एक दूसरा नाम है वान विलब्रैंड डिजीज़। पैरा हीमोफीलिया है जो फैक्टर 5 की कमी से होता है, फैक्टर 5 प्रोएसिलिन की कमी से होता है। ठीक है, और ये पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से होता है और ज़्यादातर एस्केनाजी यहूदियों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टर कब इनकी कमी होती है? जन्म से होते हैं या जन्म के बाद होते हैं? इस आधार पे हीमोफीलिया 2 प्रकार की होती है, उपार्जित हीमोफीलिया और आनुवांशिक हीमोफीलिया। देखिए उपार्जित हीमोफीलिया में होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यही हमारे फैक्टर 8 और 9 को नष्ट कर देता है, इसीलिए रक्त का थक्का नहीं जमता। ये नष्ट किस कंडीशन में करता है भाई? जब किसी दवा का रिएक्शन होता है तब करता है, या व्यक्ति को कैंसर है, कैंसर से पीड़ित है, या प्रेगनेंसी है, या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो इस कारण से उसका फैक्टर 8 और 9 अपने शरीर के इम्यून सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब आनुवांशिक हीमोफीलिया तो आपको पता ही है कि एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, और जीन कहाँ होता है? एक्स गुणसूत्र पर होता है। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में 1। तो अगर पुरुषों में एक्स गुणसूत्र पे जीन होगा, यानी कि ऐसे होगा, तो पुरुष रोगी होगा। स्त्रियों में 1 एक्स गुणसूत्र पर होने से स्त्रियां वाहक होंगी, अगर दोनों में होगा तो स्त्रियां रोगी हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इसकी वंशागति, यानी कि ये माता पिता से बच्चों में किस प्रकार से वंशागत होता है। जो स्थिति हमने बता दी थी कि इसको आप ध्यान रखना, इसी से समझ में आएगा। ये कंडीशन होगी तो पुरुष होगा रोगी, ऐसी कंडीशन होगी दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन होगा तो स्त्री भी रोगी होगी। लेकिन अगर स्त्री के एक एक्स क्रोमोसोम पे जीन है तो स्त्री वाहक होगी, रोगी नहीं होगी। ये डिजीज़ को अगले पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी, इसीलिए इसको कहते हैं वाहक। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक वाहक स्त्री और एक सामान्य पुरुष की संतानें किस प्रकार की होंगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्त्री कैसी है? वाहक, और पुरुष कैसा है? सामान्य। यानी स्त्री का जीनोटाइप क्या होगा? XHX, और पुरुष का जीनोटाइप होगा XY। ठीक है, क्योंकि पुरुष है सामान्य और स्त्री है वाहक। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, देखिए
अब हम यहाँ देखते हैं स्त्री कैसी थी, वाहक थी, तो हमने यहाँ एक्स एच और एक्स लिख लिया। चलो इधर लिख लेते हैं, ये हो गया वाहक स्त्री। और पुरुष कैसा है, पुरुष है सामान्य। ठीक है, अब इनकी संतानें कैसी होंगी, तो संतानों के लिए हम क्रॉस करवाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स। ठीक है, अब ये एक्स मिलेगा वाई से तो हो जाएगा एक्स एच वाई। ठीक है, इस एक्स को इस एक्स से मिलाएंगे तो हो जाएगा एक्स एक्स, और इसको वाई से मिलाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स और एक्स एक्स, ये दोनों किसके लिए हैं, स्त्रियों के लिए। एक्स वाई और एक्स वाई किसके लिए है, पुरुष के लिए है। तो ये पुरुष तो क्या होगा, यानी जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, सामान्य होगा। और ये पुत्र कैसा होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। मतलब जो भी पुत्र होगा तो 50-50% संभावना है या तो वो सामान्य होगा और या वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। ठीक है, पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक होंगी या सामान्य होंगी। मतलब जो भी पुत्रियां होंगी वो बाहर से सामान्य ही दिखेंगी, क्योंकि वाहक में कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता है, तो इसलिए वो सामान्य ही दिखेंगी। लेकिन जीनोटाइप की दृष्टि से देखा जाए तो आधी पुत्रियां वाहक होंगी और आधी सामान्य होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वंशागति देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए ये है कि एक सामान्य पुरुष और एक वर्णांध स्त्री की संतानें किस प्रकार से होंगी। पुरुष कैसा है, सामान्य, तो जीनोटाइप इसका हो जाएगा एक्स एक्स। स्त्री कैसी है, वर्णांध, तो यानी कि वर्णांध तब होगी जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन होगा। ठीक है, तो इसकी जो वंशागति है इसको देखते हैं। पुरुष है सामान्य, तो पुरुष के लिए हम एक्स और वाई लिखेंगे। स्त्री है वर्णांध, तो इसके लिए लिखेंगे एक्स एच और दूसरा भी एक्स एच। अब इनको हम क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, एक्स और एक्स एच मिलेगा। दूसरा भी क्या मिलेगा, एक्स और एक्स एच। फिर वाई का क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा एक्स एच और वाई, और इस वाई का इस एक्स से कराएंगे तो भी मिलेगा एक्स एच और वाई। अब देखिए यहाँ पर जो पुत्री बन रही हैं, पुत्रियाँ प्राप्त हो रही हैं, वो क्या हैं, वाहक हैं, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम पे इनका जीन है। लेकिन दोनों पुत्र यानी जो भी पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, वो वर्णांध होंगे। मतलब पुत्र होंगे तो वर्णांध होंगे और पुत्रियां होंगी तो वाहक होंगी, लेकिन बाहर से ये सामान्य ही दिखेंगी। तो अगर प्रश्न ये है कि एक सामान्य पुरुष और एक वर्णांध स्त्री की संतानें कैसी होंगी, तो संतानें किस प्रकार की होंगी, पुत्र होंगे तो वाहक होंगे, पुत्र होंगे तो वर्णांध होंगे, और पुत्रियां होंगी तो वाहक होंगी। ठीक है, जो हीमोफीलिया का जीन है इसकी वंशागति कहाँ से कहाँ होती है। देखिए इसकी जो वंशागति होती है ये पिता से पुत्रियों में जाती है। पिता से जीन कहाँ जाती है, पुत्रियों में, और माता से कहाँ जाती है, माता से जाती है पुत्री और पुत्र दोनों में। माता से कहाँ जाएगी, पुत्री में भी जाएगी और पुत्र में जाएगी, ये याद रखना। वर्णांधता की जो वंशागति है, हीमोफीलिया की जो वंशागति है, ये पिता से इसका जीन पुत्री में जाएगा और माता से पुत्री और पुत्र दोनों में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हीमोफीलिया की वंशागति। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।